हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 16th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के बारे में। ये पर्टिकुलर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम हैं और करंट अफेयर्स जिनमें पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं नए करंट अफेयर्स की। नए करंट अफेयर्स में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं पर भी अपने दोस्तों या साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट न्यूज है हमारी नेशनल गुड गवर्नेंस डे। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको 25 ऑफ दिसंबर 25 दिसंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। यानी कि जब आप क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं तभी गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है सुशासन दिवस, तो कभी हिंदी से आ जाए तो वो भी ध्यान रखना है। सुशासन या गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सवाल ये उठता है। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। इस वजह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक साल 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम 25 दिसंबर को प्रत्येक साल, अब से 2014 में ये कहा था कि 25 दिसंबर को प्रत्येक साल अब से गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। यानी कि इसका स्टार्टिंग ईयर कब से है? तो 2014 से है। तो ध्यान रखना है, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 23 दिसंबर 2014 को 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दिवंगत मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो क्या याद रखना है? याद रखना है गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 ऑफ दिसंबर को। दूसरी बात याद रखनी है कब से यह स्टार्ट हुआ? तो 2014 से स्टार्ट हुआ। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है प्रत्येक साल। तो एज इट इज ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वीर बाल दिवस। एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को यह घोषणा की थी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए ये पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है। तो एज इट इज ध्यान रखना है 26 ऑफ दिसंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना है क्या मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है वीर बाल दिवस। दोनों शहीदों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह। ठीक है, एज इट इज ध्यान रखना है। 9 जनवरी आपको ध्यान नहीं रखना है कब से, ध्यान इस पर्सपेक्टिव में रखना है कि 2022 के बाद से ये कंटिन्यूअसली सेलिब्रेट किया जाएगा प्रत्येक साल 26 दिसंबर को एज अ वीर बाल दिवस। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको इससे समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून, यानी मून की सतह पर जाने के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक कब रेडी होगा? तो 2040 में। यानी कि 2040 में इसरो भेजने वाली है 2040 में चंद्रमा की सतह पर। ध्यान रखना है चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर सतह पर चंद्रमा की सतह पर भारतीय वैज्ञानिकों को उतारा जाएगा। कब उतारा जाएगा? तो ये ध्यान रखना है 2040। एज इट इज ये ईयर याद रखना है आपको। इसके अलावा जब भी हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, 15 ऑफ अगस्त 1969। एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके फाउंडर कौन है? विक्रम अंबालाल साराभाई। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एज इट इज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एज इट इज ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अयोध्या, क्योंकि आप सभी को ये वाली बात पता होगी कि अयोध्या इस समय बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों?
क्योंकि श्री राम जी की स्थापना की जाएगी 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी श्री राम मंदिर में। ठीक है, तो एज इट इज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या में जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, तो जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं वो सारी चीजों को भी हमें याद रखना है। कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि ये कि स्टैच्यू ऑफ जटायु का इंस्टॉल्ड किया गया है, यानी जटायु जी का एक स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया है अयोध्या मंदिर कॉम्प्लेक्स में। ये स्टैच्यू किस धातु का बना है, तो ध्यान रखना है ये स्टैच्यू पर्टिकुलरली ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ब्रॉन्ज जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, कांस्य, कांस्य कहते हैं, कांस्य के नाम से जानते हैं। तो कांस्य का एक स्टैचू जो कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज में तो जटायु जी का जो स्टैचू है वो अयोध्या मंदिर कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, जिसकी अगर हम बात करें, ये जो प्रतिमा है कांस्य धातु की बनी हुई है। एज इट इज ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जटायु जटायु का स्टैचू कहाँ इंस्टॉल किया गया है, तो ध्यान रखना है अयोध्या में। दूसरी बात, वो किस धातु का बना हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको कांस्य धातु का बना हुआ है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर कौन है, तो ध्यान रखना है गोविंद देवगिरी। एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कि यहाँ के चीफ प्रीस्ट यानी कि मेन पुजारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, वो भी आपको बताना है। चीफ प्रीस्ट यानी कि पुजारी, मुख्य पुजारी यहाँ के कौन है, बहुत चर्चा में रहे हैं वो व्यक्ति, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, और जरूर लिखिए, सर्च कीजिए और लिखिए। मुझे उम्मीद है कि इस स्लाइड से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जटायु जी का स्टैचू अयोध्या मंदिर कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल किया गया, जो कि कांस्य का बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है ट्रेजरर कौन है, श्री राम मंदिर या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखना है गोविंद देवगिरी। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि न्यू साइंस म्यूजियम टू प्रमोट साइंस कल्चर इन द कंट्री। कई सारे साइंस म्यूजियम की स्थापना की जा रही है देश के विभिन्न विभिन्न शहरों में। क्यों किया जा रहा है ऐसा, तो साइंस कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी लाइफ और भी बेटर होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है, आपकी लाइफस्टाइल में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इस वजह से उसकी महत्ता को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए या साइंस कल्चर को प्रमोट करने के लिए नए नए साइंस म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ स्थापना की गई है, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आता है, क्योंकि पहला साइंस सेंटर जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, इसकी स्थापना की गई। तो ध्यान रखना है जबलपुर मध्य प्रदेश में साइंस सेंटर है यानी साइंस म्यूजियम है, स्पेशली साइंस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और यह मध्य प्रदेश का पहला साइंस सेंटर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कहाँ स्थापना की गई है, जबलपुर में की गई है। इसके अलावा राजस्थान के दो शहरों में इसकी स्थापना की गई, पहला है अजमेर और दूसरा है बीकानेर। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तीसरा साइंस सेंटर आप कहें तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो 4 साइंस सेंटर बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इसकी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो 4 साइंस सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश, अजमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान और कन्याकुमारी तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब कहाँ है, तो ध्यान रखना है सूरत में है। क्या नाम है, सूरत डायमंड बुर्स। सूरत डायमंड बुर्स यह एक कॉर्पोरेट ऑफिस हब है। यहाँ पर यानी ये जो बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इमेज बिल्डिंग है ये बहुत बड़ी है। यहाँ पर इमेज तो बहुत छोटी ली गई है, लेकिन आप असली में गूगल में जाकर आप जब सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब इसकी स्थापना इनॉग्रेशन कर रहे थे तब वो सारी चीजें कवर की गई थी, इसलिए गूगल में आपको आसानी से इसकी इमेज मिल जाएगी। इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है। अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ना सिर्फ इंडिया का, ना सिर्फ गुजरात राज्य का, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब है। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप देखें इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर 4 चांद लग गए हैं या नहीं।
बिल्कुल लग गए हैं। कैसे? आप देखें कि गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका नाम पहले मोटेरा था और बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया अहमदाबाद में जो कि स्थित है, वो स्टेडियम ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग बाहर जाते हैं और चर्चा करते हैं इस बारे में, जिससे भारत का प्रमोशन भी होता है। इसलिए ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क कराए जा रहे हैं जिससे भारत का नाम विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ऊंचा हो सके। ध्यान रखना है अगली बात, ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है, इसका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या नाम है? सूरत डायमंड बुर्स, एज इट इज पूछा जा सकता है, सूरत डायमंड बुर्स। तो ये डायमंड ध्यान रखना है आपको, डायमंड बुर्स। इसके अलावा आप देखिए इस ऑफिस में ना सिर्फ एक ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस का ऑफिस हो सकता है, 2 ऑफिस, 10 ऑफिस, 20 ऑफिस, 1000 हो सकता है भाई। कितना हो सकता है? 10,000, 2,000 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 4500 इंटरकनेक्टेड ऑफिसेस हैं। 4,500, कितनी बड़ी बात है। आप अभी जाते हैं किसी आपके शहर में कोई एक बिल्डिंग होगी, वहां पर हो सकता है वहां पे 2 ऑफिस संचालित किए जा रहे हो, 3 ऑफिस, 10 ऑफिस, लेकिन 4500 इंटरकनेक्टेड ऑफिसेस हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ये पेंटागन जो कि यूएस में स्थित है। इसके पहले वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस हब पहले अमेरिका में था जिसका नाम था पेंटागन, उसको ये रिप्लेस करके अब बन गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब। अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, सूरत डायमंड बुर्स एज इट इज, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है विजय हजारे ट्रॉफी, यानी क्रिकेट से एसोसिएटेड। ध्यान रखना है विजय हजारे ट्रॉफी प्रश्न पूछा जाएगा किस खेल से एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखना है आपको क्रिकेट से एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि विजय हजारे जी खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं। ध्यान रखना है ये भी एक क्रिकेटर थे, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी, ये एक वनडे सीरीज होती है, वनडे सीरीज यानी 50-50 ओवर का गेम होता है। सिंपल सी बात, ये वाली बात आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी में फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है, तो ध्यान रखना है फर्स्ट अवार्ड मिला है हरियाणा को। तो हरियाणा ने खिताब ये जीता है, फर्स्ट टाइम जीती है, राजस्थान को 30 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। और पहली बार हरियाणा ने ये खिताब जीता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप ये भी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम हरियाणा ने ये खिताब अपने नाम किया है। रनर अप कौन सी टीम रही थी? तो राजस्थान टीम रही थी। इसके अलावा जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो कौन सी है? तो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है तमिलनाडु, जो कि 5 बार ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा पिछली बार यानी पिछले सीजन में विनर कौन था? 2022 में सौराष्ट्र की टीम इसकी विनर थी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए, तो क्या याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीती? हरियाणा ने जीती। इसके अलावा विजय हजारे कौन है? एक क्रिकेटर है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे एसोसिएट करती है, यानी कौन से खेल से एसोसिएट करती है? तो आपको ध्यान रखना है क्रिकेट से एसोसिएट करती है। इसके अलावा ये 50-50 ओवर का गेम होता है, रणजी वनडे ट्रॉफी पहले इससे कहा जाता था। इसके अलावा मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? तमिलनाडु है। और लास्ट टाइम विनर कौन था? सौराष्ट्र की टीम थी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज है फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ कंक्लूड किए गए? न्यू दिल्ली में कंक्लूड किए गए। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है, एज इट इज यही पूछा जाएगा। पहली बार यानी कि इस सीजन में कहाँ खेलो खेलो इंडिया पैरा गेम्स कंक्लूड हुए, तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पहली बार हुआ। और किसने जीता ये टाइटल? तो कौन से राज्य ने जीता है? तो ध्यान रखना है हरियाणा ने सबसे ज्यादा टाइटल अपने नाम किए। इसके अलावा यानी कि आप देखिए विजय हजारे ट्रॉफी में भी हरियाणा की रैंक फर्स्ट थी, यहाँ पर भी यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी हरियाणा की रैंक क्या है? फर्स्ट है। अच्छा, पैरा से क्या मतलब है? तो पैरा शब्द जहां पर भी आए तो आपको ध्यान रखना है ऐसे प्लेयर जो कि स्पेशल एबिलिटी से नियुक्त किए जाते हैं या डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए, पर्टिकुलरली विकलांग खिलाड़ियों के लिए ये गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी। तो फर्स्ट रैंक है हरियाणा की, दूसरी रैंक है उत्तर प्रदेश और तीसरी रैंक है तमिलनाडु की। ये वाली बातें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क, एक सेकेंड, ठीक है। चल, तो बिल्कुल, तो हम लोग कह रहे हैं कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क में कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 5 दिनों का ये फेस्टिवल था और इस 5 दिनों के फेस्टिवल में पहला एडिशन ये कंक्लूड हुआ डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। कुनो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कुनो नेशनल पार्क में। अब जब कुनो नेशनल पार्क की बात करते हैं हम लोग, तो हमें पता होना चाहिए इसकी लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। इसके अलावा इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो नेशनल पार्क का दर्जा 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें ध्यान रखना है। कुनो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है
और एक बात ध्यान रखना है, कुनो नेशनल पार्क का नाम कुनो ही क्यों पड़ा? क्योंकि कुनो रिवर यहाँ से प्रवाहित होती है, यानी कि कुनो रिवर, कौन सी रिवर प्रवाहित होती है? तो कुनो रिवर फ्लो करती है, इस वजह से इसका नाम कुनो नेशनल पार्क रखा गया। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें पता होनी चाहिए आपको और समझ में आई होंगी। अच्छा, बात करते हैं ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, फॉरेस्ट फेस्टिवल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोग आएँ और देखें और वाइल्ड लाइफ के थ्रू लोग आपस में नेचर के प्रति वो एसोसिएट हो सकें या अपने आप को नेचर के थोड़ा और करीब लाएँ। लोग इस वजह से ये सारे फेस्टिवल कंडक्ट कराए जाते हैं, साथ-साथ टूरिज़्म को भी इससे प्रमोट किया जाता है, इस वजह से। आप ज़रूर जाएँ, कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल्स में, साथ ही साथ ऐसे फेस्टिवल्स कई जगहों पे किए जाते हैं, कई नेशनल पार्क्स में किए जाते हैं और मध्य प्रदेश तो नेशनल पार्क से बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल संपन्न राज्य है। तो आप ज़रूर जाएँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। 2004 से इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किसका? तो स्वर वेद महामंदिर। अपने आप में क्यों इतनी बहुत बड़ी बात है ये? अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ना सिर्फ इंडिया का, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इसका स्वर वेद महामंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। वही वाराणसी, बनारस, अलग ही उसका अलग ही सिटी है वो, अलग ही सुंदर, वहाँ के घाट कितने खूबसूरत लगते हैं, आप सभी को ये वाली बात पता है। अगर आप अभी तक बनारस नहीं गए हैं, तो बिल्कुल जाइए, वहाँ की गलियाँ आपको याद दिलाएँगी बहुत सारी चीज़ों की, यानी कि एंशिएंट कल्चर कैसा था, पहले ही बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी, किस तरह से पुराने लोग रहते थे, वो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो जाएँगी। बनारस बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ के घाट, साथ ही साथ स्पेशली आप वहाँ जाते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी आप ज़रूर जाएँ। चलिए, पहली बात करते हैं, स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है, ना सिर्फ ये इंडिया का, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, महामंदिर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम रखा है स्वरवेद महामंदिर, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, तो ध्यान रखना है ये वाली बात। वहां आप जब जाएंगे तो वहां किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं, क्योंकि वो किस लिए बनाया गया है? वो मेडिटेशन सेंटर है, वो ध्यान केंद्र है। इस वजह से वहां पर आपको संत सदाफल महाराज की एक 135 फीट की ऊंची प्रतिमा भी देखने को मिल सकती है, जो कि स्वरवेद के लेखक हैं। तो स्वरवेद के लेखक कौन है? सदाफल जी महाराज, संत सदाफल महाराज। और इसके अलावा स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। नहीं आई ये बात समझ में? बहुत आसानी से समझ में आई। कैसे आई? क्योंकि स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है? उमरा गांव वाराणसी। इसके अलावा यहाँ पर संत सदाफल जी महाराज की मूर्ति भी, स्टैचू भी स्थापित की गई है, जो कि स्वरवेद के ऑथर है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क आप जान के हैरान हो जाएंगे। 2004 से इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि कंप्लीट कब हुआ? अभी कंप्लीट हुआ 2023 में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस मंदिर में क्या किया जाएगा? तो इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की क्योंकि मूर्ति नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पूजा नहीं की जाएगी, पूजा पाठ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास किया जाएगा। यहाँ क्या किया जाएगा? तो योगाभ्यास किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, स्वरवेद महामंदिर, वाराणसी। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये वाली बात बताई थी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और एक प्लेयर का नाम बताया था जिसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे 26 प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल इस 9 जनवरी को, यानी कि 9 जनवरी 2024 को ये सारे खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, नेशनल खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सिंपल सी बात है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट। इसके अलावा पहली न्यूज जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एमपीपीएससी या किसी भी टेट एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये हो सकता है अब, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा 2023 का? तो ध्यान रखना है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। तो सात्विक साईराज, ये दोनों प्लेयर या फिर श्री चिराग शेट्टी साहब, तो चिराग शेट्टी, आप ऐसा ध्यान रखें, चिराग शेट्टी और इसके अलावा सात्विक साईराज, ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। कौन से खेल से एसोसिएट करते हैं ये? तो ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, और बैडमिंटन प्लेयर होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ये साथ में ही खेलते हैं और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है 2023 में।
2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो आप सभी को पता है शरत कमल अजंता जो कि एक टेनिस प्लेयर है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं 26 प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो 26 स्पोर्ट पर्सन विल रिसीव अर्जुन अवार्ड, यानी इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब? 9 जनवरी 2024 को। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, सबकी पूरी लिस्ट दी हुई है। पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसकी पीडीएफ की जानकारी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, यानी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें। कौन सा टेलीग्राम चैनल है? बिल्कुल सेम नेम है, स्टडी आपके साथ। कहाँ से मिलेगी लिंक भाई? तो चाहे तो आप यूट्यूब के जो अबाउट अस वाला सेक्शन है ना, अबाउट अस वाले सेक्शन में या अबाउट दिस चैनल के बारे में लास्ट में जाकर आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। इसके अलावा अगर आप इतनी मेहनत ना करना चाहें तो सिंपल सा है, टेलीग्राम जाएं, स्टडी आपके साथ सर्च करें, वहां पर आपको डायरेक्ट वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए फिलहाल 26 स्पोर्ट पर्सन में किनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो फर्स्ट नाम आप ध्यान रखेंगे मिस पारुल चौधरी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। आप सभी को इनका नाम याद रखना है। इन पर हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, शॉर्ट्स भी डाला था, आपको याद होगा। हांगझाऊ चाइना में जो एशियन गेम्स कंडक्ट कराए गए, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल लाया। किस खेल से एसोसिएट करती है? एथलेटिक्स से। इसके अलावा दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है 7 नंबर मोहम्मद शमी, एकमात्र क्रिकेटर हैं। क्या आप देख रहे हैं? किसी पूरी लिस्ट में कहीं भी क्रिकेटर नहीं है, लेकिन क्रिकेटर एकमात्र हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद शमी, जिनका हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा। इस वजह से इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम आपको कौन सा ध्यान रखना है? तो अगला नाम आपको ध्यान रखना है 17 नंबर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। क्या आपको ये नाम याद हो रहा है? ये नाम तो आपको अब तक आपके दिमाग में छप गया होगा। किस केस से एसोसिएट करते हैं? ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले एक प्लेयर हैं, खरगोन जिले से आते हैं। ये भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से आते हैं। इसके अलावा शूटिंग से एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम ईशा सिंह का आपको ध्यान रखना है। ईशा सिंह जो कि शूटर हैं, जो कि एक शूटर हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला नाम कौन सा ध्यान रखेंगे? तो अंतिम रेसलिंग से आते हैं। इसके अलावा 24 नंबर शीतल देवी। हालांकि सारे नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से ये कुछ 5-6 प्लेयर जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शीतल देवी का नाम तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एक पैरा आर्चर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे साल में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कोई प्लेयर रहा है तो वो है मिस शीतल देवी। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। आप देखिए इनके गेम को, इनकी आर्चरी को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मिस शीतल देवी जरूर देखिएगा, आप सर्च करिएगा। ठीक है, पैरा आर्चरी से बिलोंग करती है। मैं इनकी इमेज भी आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा लास्ट नाम आपको ध्यान रखना है 26 नंबर का, पैरा कैनोइंग खेल से ये बिलोंग करती हैं, प्राची यादव। ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप ये किस स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से सारी बातें याद रहेंगी। क्या क्या याद रखना है? मिस पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद शमी क्रिकेट, इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, इसके अलावा शीतल देवी पैरा आर्चरी और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से बिलोंग करती हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं अगले अवार्ड के बारे में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बात करते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, नेशनल लेवल का ये अवार्ड है। नेशनल लेवल का ये अवार्ड है और ये किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। कोचेस को दिया जाता है रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी यानी कि अपने पूरे जीवन काल में इनका खेल के प्रति बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा और खेलों में ये लगातार अपनी कोचिंग देते रहे डिसिप्लिन रूप से। इस वजह से यानी उनकी अचीवमेंट्स को ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ उनका जिस तरह से इफेक्ट पड़ा, उनके जितने प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया नेशनल गेम्स वगैरह में, इस पर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये पूरी लिस्ट आप एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। ध्यान क्या रखना है? द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया है, किसको दिया जाएगा? तो ध्यान रखना है ललित कुमार, आरबी रमेश, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी और गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखम। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी चीजें आप पीडीएफ से जरूर देखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले अवार्ड के बारे में। अगला अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है। ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड वो अलग है ना, वो खेल रत्न अवार्ड है। ये वो खेल रत्न अवार्ड नहीं, ये अलग अवार्ड है जिसका नाम क्या है? ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। किसको दिया गया है? मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता सेल्वाराज कबड्डी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनका प्रदर्शन पूरे साल भर पिछले लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा हुआ है और बहुत जबरदस्त रहा है, सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, तो ऐसी
ऐसी यूनिवर्सिटीज को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इसे सम्मानित किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट रैंक इसकी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विनर है। इसके अलावा एलपीयू पंजाब फर्स्ट रनर अप और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप। तो ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी माँ का ट्रॉफी किसे दी गई? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को ये दी गई है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको इसमें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या है भाई? तो साहित्य अकादमी अवार्ड रिसेंटली 2023 का दिया गया, और किसे दिया गया? तो संजीव, जो कि एक स्टोरी टेलर है। क्या मैं बात कर रहा हूँ? बात बिल्कुल सिंपल सी है, साहित्य अकादमी वर्क यानी अपने लिटरेरी वर्क्स में जिनका बहुत अच्छा प्रदर्शन, उनके नॉवेल्स बहुत परिचित रहे, साथ ही साथ उनके नॉवल ने कुछ प्रसिद्धि पाई, इस वजह से ये अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो अगर हम लोग बात करें तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड लगभग लगभग 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, यानी 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। मैं सपोज मान लीजिए कि आपकी एक भाषा है हिंदी, उसी के साथ एक इंग्लिश, और इसी के साथ एक राजस्थानी, इसी के साथ साथ उड़िया, उसी के साथ साथ आपकी तमिल, कन्नड़, बहुत सारी भाषाएं हैं पूरे भारतवर्ष में। तो सभी भाषाओं में अलग अलग लिटरेरी वर्क्स ने किए होंगे, अलग अलग पोएट्स ने, अलग अलग कवियों ने। तो उनके उनके उस पर्टिकुलर वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर जब आप बात करते हैं तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। बहुत बड़ी बात है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि ये आप सभी को पता है हमारे देश में 22 भाषाएं हैं। मतलब भारत के संविधान में शामिल टोटल 22 लैंग्वेज हैं, लेकिन साथ ही साथ 2 लैंग्वेज और ऐड कर लीजिए आप। कौन कौन सी? पहली है इंग्लिश, दूसरी है राजस्थानी। तो ये भी ध्यान रखना है, इन दोनों को मिलाकर टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश की। बाकी सारी 22 लोगों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप 2 लोगों के नाम याद रखिए। पहला नाम हिंदी से बात ध्यान रखना है, संजीव जी का। संजीव जी को मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी नोवेल। उनका एक हिंदी का उपन्यास है जिसका नाम क्या है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ध्यान रखना है, मुझे पहचानो। ये संजीव जी का एक उपन्यास है और हिंदी नॉवेल, ये एक हिंदी नॉवेल है और उन्हें मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके अलावा इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश नॉवेल को लिखने के लिए रिकिम इन रागा झांकी, नीलम शरण गौर को यह अवार्ड दिया गया है। तो उनकी नॉवेल का नाम क्या है? रकीम इन रागा झांकी, नीलम शरण गौर, इन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो 2 नाम ध्यान रखना है, एक संजीव जी का हिंदी के लिए और नीलम शरण गौर इंग्लिश के लिए। संजीव जी की जो हिंदी नॉवेल है उसका नाम है मुझे पहचानो, और नीलम जी की जो इंग्लिश नॉवेल है उसका नाम है रकीम इन रागा झांकी। सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल आने वाले जो एमपीपीएससी, आप अगर बात करें एमपीपीएससी 2024 के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई? किसी भी स्टेट, सिर्फ एमपीपीएससी की बात नहीं हो रही है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें, चाहे आप आरपीएससी की बात करें, चाहे कहीं की भी पीएससी की बात करें, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि एज अ चीफ गेस्ट इस बार पार्टिसिपेट करेंगे रिपब्लिक डे 2024 में। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। कब से? 1950 से लगातार। ठीक है, यानी कि हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 के दिन चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? यानी गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन कौन चीफ गेस्ट होने वाले हैं? तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन एज इट इज, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है 26 जनवरी 1950 के दिन पहले चीफ गेस्ट कौन रहे होंगे? तो ध्यान रखना है आपको वो वाली बात भी। तो पहले चीफ गेस्ट थे, फर्स्ट चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? सुकार्नो। सुकार्नो, Indonesia के president, Indonesian president Sukarno was the chief guest at the first Republic Day on the celebration on 26th of January 1950। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको आप याद रख पाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन इस बार आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जो कि एक क्वेश्चन फॉर्म में है। क्या है प्रश्न ये है, इन विच वाटर एरिया हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली डिप्लॉयड इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल? भारत भारतीय नेवी ने
किस वाटर एरिया में अपनी भारत की बनाई हुई मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स को स्थापित किया है या प्रस्थापित किया है, ठीक है, डिप्लॉय किया है, कहां पर? तो वो उसका सही आंसर क्या है? गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन, ये मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में आप जाकर देखें, आपको वहां पर देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। जब गल्फ ऑफ एडन की आप बात करते हैं तो गल्फ ऑफ एडन किन दो सी को जोड़ता है या इंटरकनेक्ट करता है? तो आप देखें यहाँ पर रेड सी दिख रहा होगा और यहाँ पर अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी, एक साइड रेड सी और अरेबियन सी के बीच में ये गल्फ ऑफ एडन मौजूद है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये यमन और सोमालिया देश के बीच में है। किन दो देशों के बीच में है? तो सोमालिया और यमन के बीच में है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे गल्फ ऑफ एडन के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये डिप्लॉय क्यों किया गया इन मिसाइल्स को, इस मिसाइल को डिप्लॉय इसलिए किया गया है क्योंकि वो चाहते हैं, माननीय भारतीय सैनिक या भारत चाहता है कि वो पायरेसी को रोका जा सके, इस वाले रीजन से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अच्छा, ये वाली स्लाइड आप पढ़ लेंगे। भारतीय सुशासन सप्ताह का आयोजन 2021 में प्रारंभ किया गया और किस तरह से प्रारंभ किया गया वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, शीतल देवी जी के बारे में आपको बताऊंगा क्या हुआ। तो ये न्यूज है सुमित अंतिल और शीतल देवी। सुमित अंतिल कौन है? इनका नाम आपने सुना होगा कई बार। ये एक जेवलिन थ्रोवर है, यानी कि भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा आप सभी को पता है शीतल देवी एक पैरा आर्चर है जिनका नाम, इन दोनों खिलाड़ियों को बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट अवार्ड। इसके साथ साथ जो शीतल देवी जी हैं, इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। सुमित अंतिल साहब, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर है, मैंने आपको बता दिया, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और 2022 एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 73.29 मीटर का रिकॉर्ड है एशियन गेम्स में। इसके अलावा 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। क्या आपने गौर किया? अगर आपने गौर नहीं किया तो मैं आपको गौर करवाता हूँ। क्या है भाई बात ये हो रही है कि 2021 में सुमित अंतिल को क्या मिला था? खेल रत्न पुरस्कार। 2022 में किसको मिला? 2022 में कमल अचंता को मिला। और इस बार 2023 में आप सभी को पता है, एक है शेट्टी साहब और एक है आपके सात्विक साईराज। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। चल, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। शीतल देवी जी के बारे में बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और इन्हें रिसेंटली एशियन पैरा गेम्स में इनका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है। गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल, यानी 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया। बेस्ट यंग एथलीट का अवार्ड दिया गया 2023 में इन्हें मिला है। और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए भी ये नॉमिनेट हुई हैं। एज ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं बोल रहा हूँ क्यों बार बार बोल रहा हूँ। शीतल देवी जी का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको नहीं भूलना है, उनका चेहरा ही नहीं भूलना है। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पर्सनालिटी रही है इस पूरे ईयर में। चलिए फिलहाल बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और न्यूज के बारे में। मध्य प्रदेश की एक और न्यूज है, क्या है? न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट इन द सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। आप सभी को पता होगा रिसेंटली, यानी कि नवंबर मंथ की ये न्यूज है, हमने कवर किया है। बिल्कुल हमने ये कवर किया था कि क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक किस सिटी को कहा गया है। तो क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और इसके अलावा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब किस सिटी को मिला है? तो ग्वालियर को मिला है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो सिटी ऑफ म्यूजिक कौन सा है? ग्वालियर। अब क्या हुआ भाई, ये न्यूज क्या है? तो इस न्यूज में आपको ध्यान ये रखना है कि ग्वालियर शहर में इस बार 25 दिसंबर के दिन हुआ क्या? तो लगभग 1500 तबला वादकों को बुलाया गया। एक असेंबली रखाई गई। तबला वादक क्या मातरम प्ले करते हैं? कितने तबला वादक हैं? 1500। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। 1500 तबला वादक आप देख पाएंगे यहाँ पर इमेज में। ये पूरे तबला वादक हैं। बहुत ही जबरदस्त ये उत्सव था, समारोह था, बहुत ही शानदार। किस किस फेस्टिवल को मनाया जा रहा था यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है 99th इंटरनेशनल तानसेन महोत्सव।
तानसेन महोत्सव 99th इंटरनेशनल तानसेन महोत्सव के दिन वंदे मातरम कितने म्यूजिशियंस ने प्ले किया है? तो 1500 म्यूजिशियंस ने प्ले किया है। क्या प्ले किया है? वंदे मातरम। और ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हम तानसेन की जब बात करते हैं तो ये इनका जन्म ग्वालियर शहर में हुआ और तानसेन संगीत समारोह जो कि इंडिया का लार्जेस्ट अर्ली म्यूजिक फेस्टिवल है, प्रत्येक साल ग्वालियर में कंडक्ट किया जाता है। तो ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज है भारतीय स्पेस स्टेशन। भारतीय स्पेस स्टेशन, इसरो मॉड्यूल स्टेशन। इसरो का मॉड्यूल स्टेशन जिसका नाम है भारतीय स्पेस स्टेशन। भारत का यह लक्ष्य है कि अगले 25 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक अपना स्वयं का एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। कहाँ स्थापित करना है भाई? तो स्पेस में स्थापित करना है, यानी अंतरिक्ष में स्थापित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम क्या है? इसरो। इसरो ने इस स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? तो इसका पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? 2028 में लॉन्च करेगा। यानी भारत चाहता है कि अगले 25 वर्षों में इसरो अंतरिक्ष में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन वहां पे लगा दे। ठीक है, स्पेस स्टेशन लगा दे और वहीं से सारी चीजें ऑपरेट हो, है ना। तो इसका पहला मॉड्यूल कब भेजा जाएगा? तो इसका पहला मॉड्यूल 2028 को भेजा जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि चीन ने या चाइना ने ऑलरेडी उसका परमानेंट स्टेशन है जिसका नाम क्या है? तियानगोंग। तियानगोंग चाइना का अपना खुद का परमानेंट स्टेशन है, अपने आप स्थायी स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी पता होनी चाहिए आपको। साथ ही साथ रूस की बात करें या रशिया की बात करें तो उसका जो ROS स्टेशन है वो भेजने की पूरी तैयारी में है ना। जो एक बार उसको रिप्लेस कर चाइना अपना खुद का जो ROS स्टेशन है उसको रिप्लेस करेगा ISS स्टेशन की, IOS स्टेशन बनाने की वो योजना कर रहा है। यानी अंतरिक्ष में पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है रशिया भी। यानी हर एक देश करंट में क्या चाह रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लगाएं। इसी वजह से भारत भी यह चाह रहा है कि अपना वह स्टेशन कहाँ लगाए? स्पेस में लगाए, जिसका नाम क्या होगा? भारतीय स्पेस स्टेशन, जिसका पहला मॉड्यूल इसरो के द्वारा 2028 में भेजा जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है। तो उस तेजी से विकास में भारत भी बहुत ज्यादा अग्रणी है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें भारत जरूर कर पाएगा आने वाले वर्षों में। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछने को हो सकता है कहीं ना कहीं पूछी जा सके। क्या हो रहा है भाई? अयोध्या आप सभी को पता है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है इस समय पर करंट में। अयोध्या की जब हम लोग बात करते हैं तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है, उसका नया नाम क्या रखा जा सकता है? और दूसरा नाम क्या है? महर्षि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एयरपोर्ट में, अयोध्या के एयरपोर्ट में किसकी प्रतिमा है, तो ध्यान रखना है महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है। इसके अलावा ध्यान आपको ये भी रखना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इसका नाम वर्तमान में है और इसका दूसरा नाम क्या होगा, है ना। तो अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है, रीनेम इसको किया गया और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा। ध्यान रखना है, इसका नया नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। इसके अलावा यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है ना वो भी बहुत जबरदस्त है, और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या होगा? तो अयोध्या धाम उसका नया नाम है। तो ध्यान रखना है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि फर्स्ट वुमेन CISF चीफ कौन बन गया है? तो नीना सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। उन्हें वो CISF जिसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डायरेक्टर जनरल बन गई हैं और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है CISF की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है नीना सिंह का नाम, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्पेशली आती हैं, स्पेशली CISF भी एक है और CISF की नई चीफ कौन बन गई है? नीना सिंह जी। ठीक है, एज इट इज ध्यान रखना है। और ये कब तक अपना पदभार संभालेंगी? तो 31 जुलाई 2024 तक ये अपना पदभार संभालेंगी। इसके अलावा बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज ये हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि ये हाईलाइटेड न्यूज है। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि मुस्लिम लीग जो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम संगठन है जो जम्मू कश्मीर का उसका नाम क्या है? उसका नाम है मसरत आलम
फैक्शन, मसरत आलम फैक्शन, उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर यूएपीए। यूएपीए क्या है? तो यूएपीए एक प्राइमरी एंटी टेररिज्म लॉ है। एंटी टेररिज्म यानी टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया कानून है, ठीक है। तो जिसे बनाया कब किया गया था? 1967 में बनाया गया है, और इसी के तहत यूएपीए ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के, जिसका नाम क्या है, मसरत आलम फैक्शन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। सिंपल सी बात ध्यान रखना है, ठीक है। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी आप देख सकते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। चलिए फिलहाल बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में, और शॉर्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीजें हैं इस पे इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड। इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड ना ना सिर्फ किसी राज्य का। अभी तक हो क्या रहा था? अभी तक आपने देखा होगा सोलर या इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट इंडिया ने बनाई है। इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, जिसका नाम क्या है? बाराकुडा। एज इट इज, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाराकुडा इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, यानी कि सौर ऊर्जा और साथ ही साथ विद्युत से चलती हुई एक बोट है, जिसका नाम क्या है? बाराकुडा। इसके अलावा बात करते हैं बीसीसीआई। आप सभी को पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने रिसेंटली डिसाइड यह किया है कि वो जर्सी नंबर 7 को रिटायर करेंगे। जर्सी नंबर 7 आप सभी को पता है किसकी जर्सी का नंबर है? एम एस धोनी जी की जर्सी का नंबर है। एम एस धोनी की जर्सी का नंबर है नंबर 7, और वो जर्सी को रिटायर कर दिया गया। अब रिटायर करने का मतलब क्या है? रिटायर करने का सिंपल मतलब है कि अब कोई भी भारतीय प्लेयर अब उस जर्सी को वेयर नहीं करेगा, यानी अब फिर से पहन नहीं सकता है उस, या वो नंबर नहीं ले सकता है। वो जर्सी का नंबर 7, वो 7 नंबर की जो जर्सी है ना, 7 नंबर की जर्सी सिर्फ और सिर्फ एम एस धोनी के लिए ही बनाई गई है, और सिर्फ और सिर्फ वही वेयर कर सकते हैं। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, क्रिकेट में स्पेशली, है ना। ऐसे नहीं कि आप कोई भी शर्ट पहने और जर्सी नंबर 7 नहीं पहन सकते आप, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्रिकेट में जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो जर्सी नंबर 7 को यूज नहीं करेंगे। जर्सी नंबर 7 रिटायर हो चुकी है, या स्पेशली मेंशन हो चुकी है एम एस धोनी की जर्सी, आप सभी को पता है। इसके अलावा इसके पहले बीसीसीआई ने एक जर्सी का नंबर है, जिसका नंबर 10 है, सचिन तेंदुलकर जी की जर्सी का नंबर, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, उस जर्सी के नंबर को भी रिटायर किया गया था एज ए ऑनर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि चाइना ने लॉन्च किया वर्ल्ड की फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट, जिसका नाम क्या है? जुक 2। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली मीथेन द्वारा चलित रॉकेट, जिसका नाम क्या है? जुक 2। एज इट इज, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है, यानी सूरत एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। अगली बात, खेलो इंडिया गेम्स। आप सभी को पता है रिसेंटली खेलो इंडिया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में बताया है, पैरा गेम्स के बारे में बताया, जो कि कहाँ हुए? जो कि दिल्ली में हुए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था उसमें विनर कौन रहा था? उसमें विनर थी हरियाणा की टीम उसमें विनर थी। ये बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है खेलो इंडिया गेम्स की बात। खेलो इंडिया गेम्स 2024 का कहाँ होगा? जनवरी 2024 में होगा। ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना है, तमिलनाडु के कुछ 4 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में ये आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 19 से 31 जनवरी के बीच ये आयोजित होगा। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया गेम्स तमिलनाडु 2024, ठीक है। इसके अलावा पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन खेलो इंडिया गेम्स में। सिंपल सी बात है, पहली बार कौन सा स्पोर्ट, प्रश्न पूछा जाएगा, पहली बार कौन सा स्पोर्ट खेलो इंडिया गेम्स में इंक्लूड होगा? तो ध्यान रखना है आपको, स्क्वैश। एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्वैश पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है खेलो इंडिया गेम्स में, जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा 2024 में, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा अगली न्यूज है, अब्दुल फतह अल सीसी तीसरा टर्म जीत गए हैं और बन गए हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। क्या नाम है? अब्दुल फतह अल सीसी। इसके पहले भी वही प्रेसिडेंट थे, फिर से वही प्रेसिडेंट है। तो ध्यान रखना है, मिस्र के प्रेसिडेंट या इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के प्रेसिडेंट या इजिप्शियन प्रेसिडेंट। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एमपीपीएससी का जो 2023 वर्जन हुआ
उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया है, कौन सा ईयर 2024 को डिक्लेयर किया है। तो ध्यान रखना है आपको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, कैमेलिड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। इसके पहले 2023 में आप सभी को पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया था। इसके अलावा इस 2024 को कैमिलेट्स, ध्यान रखना है 2024 पूरे साल के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे साल के लिए जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा आईपीएल ऑक्शन 2024 हुआ, आप सभी को पता है आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में इसका पहला वर्जन आया था, मतलब सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ, 2008 में स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं इस साल के 2024 के जो आईपीएल ऑक्शन है उसमें सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर कौन है। तो सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क किस टीम से आते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और ये अभी करंटली कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बन चुके हैं। कितने करोड़ में खरीदा गया है इन्हें, तो लगभग 24.75 करोड़ में इन्हें खरीदा गया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। सिंपल सी बात है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर अभी तक की आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, तो मिचेल स्टार्क है भाई, मिचेल स्टार्क, नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनेस्को, यूनेस्को ने ये कहा है कि बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा है, ना सिर्फ इंडिया का भाई, ना सिर्फ इंडिया का, ना सिर्फ किसी एक राज्य का, बल्कि पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा है, तो सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है बेंगलुरु एयरपोर्ट। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एज इट इज ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तर प्रदेश टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एआईसीटी इन लखनऊ। क्या बात हो रही है भाई, एआई, एआई का फुल फॉर्म क्या है आप सभी को पता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। इसके फादर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसके फादर कौन है, तो इसके फादर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। ठीक है, एज ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसके फादर कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, जॉन मैकार्थी। अब एआई को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि इंडिया की पहली एआई सिटी कौन सी बनी है, वो क्या है, लखनऊ। एज इट इज ध्यान रखना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है और उसे उसे ही बना दिया गया है इंडिया की पहली एआई सिटी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, एआई फादर कौन है, जॉन मैकार्थी। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या होगा, अयोध्या धाम। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। तो अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या होगा, अयोध्या धाम। इसके अलावा मैंने आपको एयरपोर्ट का नाम बताया, एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल बात करते हैं सीआरपीएफ के चीफ। थोड़ी देर पहले मैंने सीआईएसएफ के चीफ के बारे में आपको बताया था, जो कि पहली वुमेन बनी है, जिनका नाम क्या है, नीना सिंह, नीना सिंह, नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह, सीआरपीएफ के चीफ कौन है, तो सीआरपीएफ के चीफ हैं अनीश दयाल सिंह। इसके अलावा आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के चीफ कौन है, चीफ है राहुल रसकोत्रा। तो राहुल रसकोत्रा, आईटीबीपी, आईटीबीपी के चीफ कौन है, चीफ कौन है, राहुल रसकोत्रा, राहुल रसकोत्रा, रसकोत्रा, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, रसकोत्रा। रसकोत्रा साहब आईटीबीपी के चीफ हैं जो चाइना के बॉर्डर पर लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए भारत और चाइना के बॉर्डर पर लगे हुए हैं रसगुत्रा साहब, ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, चेस प्लेयर है ये, वर्ल्ड चैंप फिडे 2023 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। हाँ, इस बार इस पूरे ईयर में फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा आपको लिखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2023 का। एज इट इज ये वाली बात, दोनों का नाम आपको लिखना है, लिखना जरूर है। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फीड होती जाएंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है वीर बाल दिवस के बारे में, वीर बाल दिवस
कब किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, एज इट इज ये वाली बातें आप लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और सारे लेक्चर में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन पर जाकर आप अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। बिल्कुल आराम से बेझिझक पूछना है ना। कोई भी किसी भी सवाल पे डाउट है, अगर मुझसे नहीं बनेगा तो मैं भी सर्च करूंगा और सर्च करके आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर आप जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और अपने कुछ अच्छे सजेशंस या फिर अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप दो चार शब्द जरूर इस सेशन के बारे में लिख सकते हैं कहाँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।